हेलो बच्चों, माय नेम इज़ नमन जैन फ्रॉम नमन जैन क्लासेस। आज हम क्लास 12 सीबीएसई का बिजनेस स्टडीज़ का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। आज की इस रिविजनरी वीडियो में हम अपने बिजनेस स्टडीज़ की जो सेकंड पार्ट है उसकी जो फोर्थ यूनिट है उसका रिवीजन कवर अप करेंगे, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। रिवीजन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ गाइड कर देता हूँ ताकि आपको इस वीडियो को देखने में और समझने में दिक्कत ना आए। इस वीडियो के अंदर जो हमने नोट्स रेफर किए हैं वो अपने क्लास के कलरफुल नोट्स रेफर किए हैं। उन नोट्स का अपना एक फ्रेमवर्क है। फॉर एग्जांपल, इस चैप्टर की जो मेन हेडिंग्स है उन्हें हमने ऑरेंज कलर में रखी है, देन उनकी जो सब हेडिंग्स है वो पिंक कलर में, और उनकी भी जो सब हेडिंग्स है वो ग्रीन कलर में। इस चैप्टर के जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको हमने दो कलर में बाइफरकेट किया है, एक रेड में और एक ब्लू में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हाल फिलहाल में इस चैप्टर में कुछ अमेंडमेंट्स भी आई थी, तो उन सभी अमेंडमेंट्स को हमने ग्रीन कलर में कवर अप किया है। एंड द अदर थिंग अबाउट आवर नोट्स इज एम्प्टी। एम्प्टी मींस मेमोरी टेक्निक। मेमोरी टेक्निक आपको उन सारे टॉपिक्स को जिनमें काफी सारी हेडिंग्स होती है और स्टूडेंट्स को काफी कॉम्प्लिकेशंस आती है उनको याद रखने में, तो मेमोरी टेक्निक उन सारे टॉपिक्स को इजी वे में और लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन करने में हेल्प करेगी। और ये सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बिजनेस डिस्कशन विद नमन पर मिल जाएंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस चैप्टर में या बिजनेस स्टडीज में तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करा सकते हैं। और अगर आपने इस चैप्टर को अभी तक एक भी बार स्टडी नहीं किया है तो कोई बात नहीं, इस रिवीजन के बाद आपको इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ने में काफी हेल्प मिलेगी। और हाँ बच्चों, ये मेरा आपको एश्योरेंस है, अगर आपने ऑनेस्टली इस कंप्लीट वीडियो को देख लिया तो ये चैप्टर आपको फ्यूचर में कभी भी परेशान नहीं करेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल हो, और जैसा भी आपका फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए जी, करते हैं स्टार्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती है, और ज़्यादा पैसे कमाने की चाह में जो मैन्युफैक्चरर है और सेलर है और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो चुके थे, जिसकी वजह से सरकार ने 1986 में द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लाना पड़ा, ताकि हम जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मार्केट में हो रही है उनको रोक सके। 12th लेवल पे इस चैप्टर के थ्रू आपको पूरा एक्ट तो नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन उस एक्ट के काफ़ी सारे प्रोविजंस आपको पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि आपके राइट्स क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, और आपके पास क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल है इन केस अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाता है। इन सारी चीज़ों की नॉलेज होने के बाद कोई भी एक्सप्लॉयटेशन जो किसी भी प्रकार से किसी भी कंज्यूमर के साथ हो सकता है, ताकि वो हमारे साथ ना हो। दैट्स वाई यही मेन ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर को 12th लेवल पर पढ़ाने का। तो ये तो था जी इस चैप्टर का बेस। चलिए अब इसके जो मेन टॉपिक्स है उनको रिवाइज करते हैं वन बाय वन। अब सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं एज अ कंज्यूमर, और कंज्यूमर होने के नाते हमें अवेयर भी होना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और हमारे पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है। क्योंकि आज के टाइम में, आज की इकोनॉमी में कंज्यूमर को किंग माना गया है। पहले एक अप्रोच चलता था कैविएट एम्प्टर, जिसका मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर, क्योंकि 1991 से पहले बहुत सारे जो कस्टमर थे उनके साथ काफ़ी कुछ गलत होता था, क्योंकि सेलर कम होते थे, तो एक टाइप से सेलर की मोनोपोली होती थी, तो सेलर कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन करता था। लेकिन 1991 के बाद ऐसा नहीं रहा। 1991 के बाद ये अप्रोच चेंज हो गया, और जो पहले अप्रोच था कैविएट एम्प्टर, अब वो चेंज होकर के हो गया कैविएट वेंडिटर, जिसका मतलब है लेट द सेलर बीवेयर। तो आज के टाइम में कंज्यूमर के पास बहुत सारी पावर्स है, दैट्स वाई ये कॉन्सेप्ट कैविएट एम्प्टर से कैविएट वेंडिटर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो लाया गया था उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव एक सिंपल है, ताकि हम कंज्यूमर को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचा के रख सके और कोई भी सेलर कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉयटेटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस ना कर सके। इसके बाद ये छोटे छोटे से दो नोट्स है, ये देख लेते हैं कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 मार्च को, और नेशनल कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 दिसंबर को। मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। Consumer protection means protecting and promoting the interest of consumer through speedy and inexpensive redressal of their grievances। यानी कि हमें कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट भी करना है और उसके इंटरेस्ट को प्रमोट भी करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो कोर्ट्स है वो ओवरबर्डन है। तो यहाँ पे दो चीज़ को और फोकस किया गया है कि कंज्यूमर की जो प्रॉब्लम्स है उनको हम स्पीडली रिड्रेस करना है हमने, और उसमें कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं लगना चाहिए। तो इस डेफिनेशन में हमारे ये 6 कीवर्ड्स है जिनको कंसिडर करके हमें अपनी डेफिनेशन को क्रिएट करना है। पहला वर्ड है प्रोटेक्टिंग, दूसरा वर्ड है प्रमोटिंग, तीसरा वर्ड है स्पीडी,
चौथा वर्ड है इनएक्सपेंसिव और पांचवा है रिड्रेसल, जिसको सिंपल लैंग्वेज में या सिंपल वर्ड में आप रिलीफ बोल सकते हो। और जो सिक्स्थ वन है वो है ग्रीवांसेस। ग्रीवांसेस को सिंपली आप कंप्लेंट्स कंसिडर कर सकते हो। तो एक बार और समझेंगे, प्रोटेक्टिंग यानी कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को हमें प्रोटेक्ट भी करना है, दूसरा उसके इंटरेस्ट को प्रमोट करना है। प्रमोट जैसे इन द सेंस कि मैं अभी आपको इस चैप्टर के बारे में नॉलेज दे रहा हूँ कि आपके राइट्स क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आपको क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है इन केस अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाता है। तो एक टाइप से ये आपके इंटरेस्ट को प्रमोट करना ही हुआ। थर्ड वर्ड है स्पीडी। स्पीडी वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है ताकि हम कंज्यूमर की ग्रीवांसेस को, उसकी प्रॉब्लम को, उसकी कंप्लेन को एफिशिएंटली डिस्पोज ऑफ कर सके। ऐसा ना हो कि कहीं आज कंज्यूमर ने एक कंप्लेन फाइल की है लेकिन उसका डिसीजन सारा है 5 साल में, 6 साल में, 10 साल में। तो इस चीज़ को कवर अप करने के लिए यहाँ पे स्पीडी वर्ड यूज़ किया गया है। नेक्स्ट वन इज इनएक्सपेंसिव, क्योंकि कंज्यूमर के साथ ऑलरेडी गलत हुआ है और अगर इन सारी प्रोसीडिंग्स में उसका बहुत ज़्यादा खर्चा लग जाएगा तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर केस फाइल करने से बचेगा। तो दैट्स वाई उसका खर्चा भी नहीं ज़्यादा लगना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम का रिलीफ या रेमेडी या सॉल्यूशन आप बोल सकते हो उसे मिल जाना चाहिए, जो कि यहाँ पे फिफ्थ और सिक्स्थ वर्ड है। तो एक बार समराइज करते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर थ्रू स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवांसेस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन नेसेसरी है हमारे लिए ताकि हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सके किसके अगेंस्ट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट, जो कौन करता है, सेलर, प्रोड्यूसर या सर्विस प्रोवाइडर। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस हमें दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है, एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले देखते हैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर का प्रोटेक्शन हमें क्यों करना है, उसकी क्या रेलिवेंसी है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो। तो इसकी हमने एमटी यहाँ पे बनाई है आइस। आई फॉर कंज्यूमर इग्नोरेंस, सी फॉर अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, ई फॉर एक्सप्लॉयटेशन मीन्स वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। अब इनको वन बाय वन देखते हैं। कंज्यूमर इग्नोरेंस, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कंज्यूमर इग्नोर है, कंज्यूमर को अपने राइट्स ही नहीं पता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं पता है, क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है ये नहीं पता है। दैट्स वाई कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो इसीलिए हमें कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना जरूरी है क्योंकि कंज्यूमर इग्नोर है। नेक्स्ट वन इज अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, क्योंकि आज तक कंज्यूमर ऑर्गेनाइज हुए नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा कि लेबर स्ट्राइक हो रही है तो वो सारे लोग मिल करके अपनी कोई भी जो बात है वो मनवा लेते हैं, लेकिन अगर किसी भी कंज्यूमर के साथ कुछ भी गलत होता है तो कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जो गलत के खिलाफ सारे लोग मिल करके आवाज़ उठा सके। तो क्योंकि अभी तक कंज्यूमर ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं हुए तो दैट्स वाई हमें कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना जरूरी है। थर्ड हेडिंग है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर के साथ बड़े स्केल पे किसी ना किसी प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन होता रहता है, तो दैट्स वाई हमें कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। तो जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं हम, कई सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है, जैसे सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव एंड अनसेफ प्रोडक्ट। कोई एक कस्टमर कोई आयरन परचेज करके लेके आया और उसके अंदर जो मटेरियल लगा हुआ है वो डिग्रेडेड क्वालिटी का है, तो उसकी लाइफ को डेंजर पहुंच सकता है। तो ये एग्जांपल है सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव एंड अनसेफ प्रोडक्ट का। अडल्ट्रेशन, जैसे कि आपने देखा होगा कि दूध में लोग मेलामाइन मिलाते हैं, तो ये मिलावट का एग्जांपल हो गया, एडल्ट्रेशन। नेक्स्ट ओवर प्राइसिंग, एमआरपी से ज़्यादा चार्ज करना। जैसे कि आपने देखा होगा कई सारी जगह कुछ सेलर्स ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस से भी ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो इस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को ओवर प्राइसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, यानी कि झूठा एडवर्टीजमेंट देना। जैसे आपने कुछ दिनों पहले एक ऐड देखी होगी ग्लो एंड लवली की कि 7 हफ्तों में पाए गोरा निखार। ऐसा कुछ नहीं होता कि 7 हफ्तों में पाए गोरा निखार, लेकिन ये झूठी एडवर्टीजमेंट कंपनी दे करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है। तो ये भी एक एग्जांपल है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का। नेक्स्ट है होर्डिंग, जैसे आपने काफ़ी बार देखा होगा कि अनियन का लोगों ने स्टॉक लगा लिया, तो ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है होर्डिंग, जहाँ पे लोग क्या कर लेते हैं, सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं और जब तक नहीं रिलीज करते जब तक डिमांड ना क्रिएट हो जाए मार्केट में, ताकि वो उस समय पे जो मार्केट में रेट चल रहा है उस रेट से ज़्यादा पे वो प्रोडक्ट को बेचते हैं, जैसे इस केस में अनियन। नेक्स्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग मीन्स इलीगल वे ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी गुड और एनी सर्विस। लेट्स से आप ही की उम्र के लोग कोई हिमाचल गए या कोई स्पेसिफिकली शिमला और मनाली गए और वहाँ पे किसी इस प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि ड्रग्स परचेजिंग या सेलिंग में,
और आपको कोई पुलिस ऑफिसर पकड़ लेता है, तो फिर आप बाद में कोर्ट में ये आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते कि जी हमें तो पता ही नहीं था कि ये चीज़ इलीगल है या लीगल है, हम तो गुड फेथ में थे। आपका ये आर्ग्यूमेंट इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि ये एक फेयर डील नहीं है, ये इलीगल एक्टिविटी है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का ये भी ऑब्जेक्टिव है ताकि आपको ये भी पता लग सके कि कौन सी फेयर डील है और कौन सी अनफेयर डील है जिनमें आपको इन्वॉल्व नहीं रहना है, ताकि आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट तो कर ही सके, साथ में प्रमोट भी कर सके। तो चलिए एक बार और रिवाइज करते हैं कि कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना क्यों जरूरी है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी हमने एमटी बनाई है आइस। आई फॉर इग्नोरेंस, कंज्यूमर इग्नोरेंस। C for consumer, unorganized consumer. E for exploitation, widespread exploitation of consumer, that is complete empty है ICE। चलिए जी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब। नेक्स्ट हमें देखना है इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले देखते हैं, पहली हेडिंग है यहाँ पे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, क्योंकि कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना कंज्यूमर के ही पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, बिजनेसमैन के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेसमैन को अपना बिजनेस लॉन्ग रन तक चलाना है, और लॉन्ग रन तक कोई भी बिजनेस जब भी चल सकता है जब हमने कस्टमर के साथ या किसी भी कंज्यूमर के साथ बहुत अच्छे से ट्रीट किया हो उसे, और उसके साथ हमने कुछ भी गलत ना किया हो। तो अगर किसी भी बिजनेसमैन को लॉन्ग टर्म तक अपना बिजनेस चलाना है तो उस केस में उसे किसी भी कंज्यूमर के साथ गलत करना ही नहीं है। तो अगर वो अपना बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चलाना चाहता है तो हमें कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना जरूरी है। नेक्स्ट है बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज, क्योंकि बिजनेस किसके रिसोर्सेज यूज करता है? सोसाइटी से। हमें लैंड कहाँ से मिलती है? सोसाइटी से। लेबर कहाँ से मिलती है? सोसाइटी से। कैपिटल कहाँ से मिलती है? सोसाइटी से। तो ये सारे रिसोर्सेज हमें सोसाइटी से मिलते हैं, तो हमें इन सारे के सारे रिसोर्सेज को सोसाइटी के ही फेवर में अच्छे से यूज करना है। ऐसा नहीं कि सोसाइटी से हमने लिया तो ये सारे रिसोर्सेज ले लिए, लेकिन फिर हमने उन रिसोर्सेज को अच्छे से सोसाइटी के इंटरेस्ट में, सोसाइटी के बेनिफिट में यूज नहीं किया। दैट्स वाई, इसलिए भी हमें कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना जरूरी है। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी भी कंज्यूमर के साथ गलत ना करें, क्योंकि एक बिजनेस की अपने स्टेक होल्डर्स के लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो बिजनेस ने परफॉर्म करनी होती है। अब आप बोलोगे भैया स्टेक होल्डर कौन होते हैं? स्टेक होल्डर इज एनी पार्टी विच इज कनेक्टेड टू बिजनेस इन एनी मैनर, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट हमारे से टैक्स लेती है तो गवर्नमेंट इज वन ऑफ द स्टेक होल्डर। कस्टमर हमारे से प्रोडक्ट लेता है तो वो भी स्टेक होल्डर है। हमारे एम्प्लॉयज़ हमारे लिए सर्व करते हैं तो वो भी स्टेक होल्डर है। मीडिया हमारी न्यूज़ या हमारे को कवर करते हैं मार्केट में तो वो भी हमारे स्टेक होल्डर्स है। और हमारा जो सप्लायर है वो भी हमारा स्टेक होल्डर है, क्योंकि वो हमें गुड्स की या रॉ मटेरियल की क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है। क्योंकि कंज्यूमर भी एक स्टेक होल्डर है, तो इसलिए कंज्यूमर के लिए भी हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और उनमें से ये है कि हमें उसके साथ कोई भी गलत प्रैक्टिसेस ऑपरेट नहीं करनी है। दैट्स वाई, क्योंकि ये हमारी यानी कि बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसलिए हमें कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना जरूरी है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज मोरल जस्टिफिकेशन। देखो, ऊपर में है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और नीचे में है मोरल जस्टिफिकेशन। ये हमारे मॉरल्स भी हमें अलाउड नहीं करते कि हम किसी के साथ कुछ गलत करें, तो ये चीज़ कंज्यूमर पे भी इक्वली एप्लीकेबल होती है कि बिजनेसमैन ने कंज्यूमर के साथ कुछ भी गलत करना नहीं है। एंड द नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन। देखो, होता क्या है कि अगर किसी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के चलते किसी भी बिजनेस के अंदर अगर गवर्नमेंट इंटरवीन कर जाए तो उस केस में क्या रहता है कि उस बिजनेस की इमेज क्या हो सकती है? खराब हो सकती है। लेट्स से आज कोई एक सेलर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है किसी भी कंज्यूमर के साथ, उस केस में कंज्यूमर किसी भी कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच करता है और ये चीज़ पब्लिश होती है न्यूज़पेपर में, और उसके बाद अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो उस केस में जो बिजनेस है उसकी इमेज खराब हो सकती है। तो कोई भी बिजनेसमैन अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहेगा। दैट्स वाई एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना जरूरी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। आपको पता ही होगा कि पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, जिसको चेंज करके गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लेके आया। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि 1986 में जिस तरीके से बिजनेस होता था, आज के टाइम पे बिजनेसेस करने के और भी कई सारे तरीके हैं। जैसे उस टाइम पे ऑनलाइन बिजनेस नहीं होता था, लेकिन आजकल ऑनलाइन बिजनेस भी होता है।
तो उस एक्ट में ऑनलाइन बिजनेस के प्रोविजंस कवर अप ही नहीं थे। तो 2019 वाले एक्ट में ऑनलाइन बिजनेस के जो प्रोविजंस है वो भी कवर अप किए गए। दैट्स वाई हमने, जैसे मैंने अमेंडमेंट की बात की थी, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के हमें क्या पढ़ने हैं, प्रोविजंस पढ़ने हैं। पूरा एक्ट मैंने पहले भी बताया आपको, पूरा एक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, उसके कुछ प्रोविजंस, कुछ कॉन्सेप्ट आपको 12th लेवल पे पढ़ाए जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं। इस एक्ट का जो स्कोप है वो काफ़ी वाइड है, ये पूरे के पूरे भारत में लगता है, इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के हटने के बाद ये एक्ट जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में भी एप्लीकेबल हो जाता है। ये हर एक फर्म पे लगता है, हर एक अंडरटेकिंग पे लगता है, चाहे भले ही फर्म छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे उसकी नेचर ट्रेडिंग वाली हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग वाली हो, और या उसकी ओनरशिप यानी कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कोई कंपनी हो। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ साइज, नेचर एंड ओनरशिप, ये एक्ट हर एक टाइप की एंटिटी पे इक्वली एप्लीकेबल होता है। और नई बात ये है कि ये एक्ट ई कॉमर्स फर्म्स पे भी लगता है, जो कि 1986 वाले एक्ट में कवर अप नहीं थी। इस एक्ट में ये यूनिक बात है। अब इस एक्ट के कुछ फीचर्स है, यानी कि इस एक्ट ने हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड कराई है, जिसमें कि सबसे पहली चीज़ है कि इस एक्ट ने हमें कुछ राइट्स प्रोवाइड कराए हैं, यानी कि हमारे पास कुछ अधिकार है जिनको यूज़ करके हम अपने साथ गलत होने से रोक सकते हैं। दूसरा, राइट्स के साथ साथ इस एक्ट ने आपको सेफ गार्ड भी दिए, यानी कि रिलीफ दिए, रेमेडी दिए, कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो राइट्स देने का मतलब तभी बनता है जब हमें कुछ सेफ गार्ड्स भी मिले। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाए तो उसका हमें सॉल्यूशन भी तो चाहिए। तो इस एक्ट ने हमें यह भी बताया कि हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल है, जो कि हम फर्दर इस चैप्टर में आगे कवर अप करेंगे। तीसरा, इस एक्ट ने हमें 3 टियर मशीनरी दी, यानी कि 3 टियर जुडिशियल मशीनरी। अब इस एक्ट ने हमें राइट्स दे दिए, रिलीफ्स दे दिए, लेकिन इस एक्ट ने हमें 3 टियर मशीनरी भी दी, यानी कि वो जो राइट्स है उन राइट्स को यूज़ करके वो जो हमें सेफ गार्ड मिलेंगे, वो जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, वो हमें कौन देगा सॉल्यूशन, उसके लिए कोई ना कोई एजेंसी, कोई ना कोई अथॉरिटी तो होनी चाहिए। तो इस एक्ट ने हमें 3 टियर मशीनरी भी दी, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर राइट्स। अब इस एक्ट के जो 3 फीचर्स थे, पहला, इस एक्ट ने हमें राइट दिए, दूसरा सेफ गार्ड दिए, और तीसरा हमें 3 टियर मशीनरी दी। अब उन राइट्स की बात करते हैं कि हमारे को कौन कौन से अधिकार इस एक्ट ने दिए हैं, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने हमें कौन कौन से राइट्स दिए हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एमटी बनाई है, HC रेज द इशू ऑफ कंज्यूमर राइट्स। H फॉर राइट टू बी हर्ड, C फॉर राइट टू चूज, R for right to seek redressal, I for right to be informed, S for right to safety, E for right to consumer education. One more time, H for right to be heard, C for right to choose, R for right to seek redressal, I for right to be informed, S for right to safety, E for right to consumer education. अब फर्स्ट राइट देखते हैं, राइट टू बी हर्ड। इस राइट के अकॉर्डिंग किसी भी एक कंज्यूमर के पास ये राइट होता है, ये अधिकार होता है कि वो एक कंप्लेन फाइल कर सके और उसकी बात सुनी जाए। अगर उसे किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के डिससेटिस्फेक्शन हुआ है या किसी भी सर्विसेज में उसे डिससेटिस्फेक्शन मिला है, तो उस केस में वो अपनी कंप्लेन फाइल कर सके और जो सामने वाला सेलर है वो उसकी बात सुनेगा। ये राइट हमारे पास है। इसी चीज़ को लेकर के, इसी चीज़ को कंसिडर करके बहुत सारी फर्म्स ने अपने टोल फ्री नंबर सेटअप किए, जहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन के केस में या इवन अगर सजेशन भी देना है तो कंज्यूमर अपनी बात सेलर तक या मैन्युफैक्चरर तक पहुंचा सके कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उस केस में, ताकि सेलर क्या कर सके, इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सके। और काफ़ी सारे तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे हैं जो आजकल इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ताकि वो कंज्यूमर की जो प्रॉब्लम्स है, जो ग्रीवांसेस है, उनको रिड्रेस करा सके। नेक्स्ट राइट है राइट टू चूज। राइट टू चूज को राइट टू एश्योर्ड भी बोलते हैं। इस राइट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर के पास ये राइट होता है कि वो एक वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में से सिलेक्शन कर सके, यानी कि एक सेलर को या मार्केटर को वाइड वैरायटी क्या करनी पड़ेगी, कंज्यूमर को ऑफर करनी पड़ेगी। वो एक कंज्यूमर को फोर्स नहीं कर सकता कि भाई तेरे को ये चीज़ इन्हीं यूनिट्स में से क्या करनी पड़ेगी, सेलेक्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट राइट है राइट टू सीक रेड्रेसल। सीक का मतलब होता है गेट और रेड्रेसल का माने रिलीफ। राइट टू सीक रेड्रेसल ये
बोलता है कि अगर कंज्यूमर को कोई दिक्कत हो जाती है या उसे कोई प्रोडक्ट में उसके साथ कुछ गलत हो जाता है तो उस केस में कंज्यूमर के पास ये राइट है कि उसको रिलीफ मिल सके। अब वो रिलीफ क्या क्या हो सकता है? कंज्यूमर को अगर किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत नज़र आती है तो वो अपने प्रोडक्ट को रिप्लेस करा सकता है। रिप्लेस नहीं करा सकता है तो उसमें जो डिफेक्ट है उसे रिमूव करा सकता है। और अगर इनसे भी बात नहीं बन रही है तो वो कॉम्पनसेशन भी ले सकता है सेलर से। ये 3 रिलीफ नॉर्मली यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी फुल फ्लैज जो डिटेल है रिलीफ्स की वो आगे टॉपिक में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट राइट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड के अकॉर्डिंग एक कंज्यूमर के पास ये राइट होता है कि वो सेलर से सारी इन्फॉर्मेशन ले सके। जैसे कि प्रोडक्ट के पैकेज पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है कि क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या उसका एमआरपी है, उसका बैच नंबर क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, डायरेक्शन फॉर यूज़, उसे यूज़ कैसे करना है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो ये सारी जानकारी लेने का एक कंज्यूमर को क्या है, राइट है। और भारत में तो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके लिए सेलर पर बहुत सारी लीगल ऑब्लिगेशन होती है कि उन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के पैकेज पे देनी है। जैसे सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है, आपने देखा होगा, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। ये आपने देखा होगा। बाकी जितने भी तंबाकू के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे रजनीगंधा या बाकी दूसरे प्रोडक्ट, आपको पता होगा कि तंबाकू से कैंसर होता है। तो काफ़ी सारी लीगल ऑब्लिगेशन सेलर के ऊपर होती है जो उन्हें अपने प्रोडक्ट के पैकेज पे देनी होती है। नेक्स्ट है राइट टू सेफ्टी। इस राइट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो अपने आप को उन गुड्स से या सर्विसेज से बचा सके जो उसकी लाइफ के लिए डेंजरस हो सकती है। जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, लेट्स से एलपीजी सिलेंडर, प्रेशर कुकर या बाकी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिनमें किसी एक कंज्यूमर की लाइफ को डेंजर पहुंच सकता है। तो इस केस में कंज्यूमर के पास ये राइट है कि कंज्यूमर अपने आप को बचा के रख सकता है जो डेंजरस प्रोडक्ट है। तो इसके लिए हमें बहुत सारे क्वालिटी मार्क्स प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को परचेज करने से पहले आईएसआई मार्क हमने चेक कर लेना चाहिए। हमें एफपीओ मार्क देख लेना चाहिए फूड प्रोडक्ट पे, हॉल मार्क किस पे, ज्वेलरी पे, एग मार्क एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे, इको मार्क एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट पे और वूल मार्क वूल पर। ये सारे मार्क आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। ये आईएसआई मार्क है, ये एफपीओ मार्क है जो हम फूड पे देखते हैं। एफएसएसएआई मार्क भी हम फूड पे देखते हैं। इसकी लॉन्ग फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आपका एग मार्क है जो आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे चेक कर सकते हैं। ये इको मार्क है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के लिए। ये वूल मार्क है, वूल पे आता है जो। और एक आईएसओ मार्क होता है जिसकी लॉन्ग फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। आईएसआई की लॉन्ग फॉर्म होती है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। और ये सारे जितने भी क्वालिटी मार्क है वो BIS स्पेसिफाई करता है, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब लास्ट राइट देख लेते हैं। लास्ट राइट हमारे पास है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास यानी कि कंज्यूमर के पास ये राइट होता है कि वो थ्रू आउट द लाइफ एक वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर बना रहे। यानी कि अगर कोई भी सेमिनार या कोई भी वर्कशॉप इस तरह की अरेंज हो रही है कहीं पे भी कि वहाँ से वो नॉलेज ले सकता है, तो कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो ये सारी इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकता है। जैसे बहुत सारे कैंपेन सरकार भी चलाती है, जागो ग्राहक जागो। इसमें सरकार इस तरीके के एडवर्टीजमेंट निकालती है। जैसे इस कार्टून के थ्रू सरकार ने बताया कि भाई MRP का मतलब ये नहीं होता कि माई रिटेल प्राइस। सेलर अगर ऐसा बोले कि माई रिटेल प्राइस, MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि कोई भी सेलर इससे ज़्यादा कोई भी प्रोडक्ट पे चार्ज कर ही नहीं सकता जो भी उसके ऊपर MRP लिखा हुआ है। चलो जी, अब ये तो हमारे यहाँ पे हो जाते हैं राइट्स ख़त्म। हमने 6 राइट्स देखे। कौन कौन से राइट्स है एक बार फिर देख लेते हैं। MT क्या आती बच्चों हमारी? HC रेज द इशू ऑफ कंज्यूमर राइट्स। HC रेज द इशू ऑफ कंज्यूमर राइट्स। H for right to be heard, C for right to choose, R for right to seek redressal, I for right to be informed, S for right to safety, E for right to consumer education. So HC raise the issue of consumer rights. Next topic है हमारा consumer responsibilities. अगर हम अपने राइट्स को एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू परफॉर्म आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ही परफॉर्म नहीं करेंगे एज अ कंज्यूमर तो हम अपने राइट्स को भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। और एग्जाम में ये केस स्टडी कई बार पूछी गई है कि वो क्वेश्चन पूछता है कि हम अपने राइट्स को कब एक्सरसाइज कर पाएंगे। हम अपने राइट्स को जब भी एक्सरसाइज कर पाएंगे जब हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल किया होगा।
तो यहाँ पे कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख लेते हैं कि हमारी एज अ कंज्यूमर क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सबसे पहली हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है बी अवेयर ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। हमें क्या रहना है, मार्केट में अवेयर रहना है कि मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट मिल रहे हैं, क्या क्या सर्विसेज मिल रही है, तो उन चीज़ों के बारे में हमें अवेयर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अवेयर तो है नहीं और किसी भी टाइप से उसने हमें एक्सप्लॉइट कर लिया, तो हम ये नहीं बोल सकते कि जी हमें तो पता ही नहीं था। एटलीस्ट हमें एक मिनिमलिस्टिक लेवल पे तो क्या रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। दूसरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स ही परचेज करना चाहिए, यानी कि हमें ऐसे ही प्रोडक्ट बाय करने चाहिए जिनमें हमें क्वालिटी एश्योरेंस मिले। अब आप बोलोगे जी हमें क्वालिटी एश्योरेंस कैसे मिलेगा? क्वालिटी एश्योरेंस के लिए आपको बहुत सारे मार्क्स दिए गए, जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे आपने ISI मार्क चेक कर लेना है, फूड प्रोडक्ट पे आपको FSSAI मार्क चेक कर लेना है, ज्वेलरी पे आपको हॉलमार्क चेक कर लेना है, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे आपको एग मार्क चेक कर लेना है। ऐसे 2 4 5 और भी मार्क्स वहाँ पे दिए गए थे, तो आपको क्वालिटी एश्योरेंस के लिए ये मार्क्स चेक कर लेने चाहिए। थर्ड, आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, जो प्रोडक्ट हम लेने वाले हैं उसमें क्या क्या रिस्क हो सकता है, तो उस चीज़ का भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है रीड लेबल केयरफुली। हमने लेबल को केयरफुली रीड कर लेना चाहिए, क्योंकि एक लेबल पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग होती है कि क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, कब वो एक्सपायर होगा, उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है असर्ट योर सेल्फ टू एंश्योर दैट यू गेट अ फेयर डील। आपको अपने आप को ये चेक कर लेना है कि हम फेयर डील में, कहीं आप अपनी डील में अनफेयरली तो एक्ट नहीं कर रहे हो। जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है कि आपने कोई प्रोडक्ट ले लिया लेकिन उसके लिए पे नहीं करके आए सेलर को, तो ये एक अनफेयर डील रहेगी, ये कोई फेयर डील नहीं है। तो आपको फेयर डील में ही इन्वॉल्व रहना है। नेक्स्ट है बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग। जब भी आप किसी डील में रहते हो तो आपको ऑनेस्टली एक्ट करना है। मतलब अभी आप बोलोगे कि ऊपर भी यही चीज़ कवर अप है और नीचे भी यही चीज़ कवर अप है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऊपर में यहाँ पे उसने बोला कि फेयर डील मेरे तुम्हें रहना है, जहाँ पे ये बोल रहा है कि जिस प्रकार से सेलर हमारे साथ गलत कर सकता है तो हमें भी सेलर के साथ गलत नहीं करना है, यानी कि फेयर डील में रहना है। लेकिन जब वो बात करता है बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग की, तो उसमें वो स्पेसिफिकली बोलता है कि हमें लीगल गुड्स में से ही बाय करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पिछले एक टॉपिक में भी एग्जांपल दिया था कि हमें ड्रग्स वगैरह की जो प्रैक्टिसेस होती है उनमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, या जो ह्यूमन ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग होती है उनमें इन्वॉल्व नहीं रहना चाहिए। तो यानी कि हमें ऑनेस्ट रहना है अपनी डीलिंग में, लीगल गुड्स में से ही हमें क्या करना है, बाय करना है। नेक्स्ट है आस्क फॉर अ कैश मेमो। हमने जब भी कोई भी परचेज करते हैं तो हमें किसी भी परचेज के करने पर हमें कैश मेमो ले लेना चाहिए, ताकि वो फ्यूचर में एज अ प्रूफ हम क्या कर सके, दिखा सके। क्योंकि कोर्ट में एक वैलिड डॉक्यूमेंट वही रहेगा कि हमने एक टैक्स इनवॉइस लिया है या नहीं लिया है, या सिंपली आपने कोई कैश मेमो लिया हो, जिससे कि फ्यूचर में ये पता लग जाए कि हाँ हमने कोई परचेज की थी। नेक्स्ट है फाइल अ कंप्लेन इन एन एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम। हमने क्या करना चाहिए, एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम में केस फाइल करना चाहिए। एप्रोप्रिएट क्यों बोला इसने? एप्रोप्रिएट इसलिए बोला क्योंकि अभी आगे ही चल करके बताएगा कि इतने से इतने तक का केस इस वाली कोर्ट में हो सकता है या इस वाली फोरम में हो सकता है, उससे ऊपर का केस एक पर्टिकुलर कोर्ट में होगा, या उससे भी ऊपर की अमाउंट का जो केस है वो किसी दूसरी कोर्ट में होगा। तो दैट्स वाई हमने क्या करना चाहिए, एप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट में क्या करना चाहिए, केस फाइल करना चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि जस्ट हमने ये कह के छोड़ दिया कि जी अमाउंट तो बहुत छोटी सी है, लेट से हमने कोई 5 रुपये का प्रोडक्ट परचेज किया, अरे छोड़ना 5 रुपये के प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, कौन सा इसने मेरी किस्मत छीन ली। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप एक्शन लेने से चूको मत। अगर आपको केस करना है तो करो, इवन करना ही चाहिए। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, क्योंकि अभी तक इंडिया के अंदर कंज्यूमर ऑर्गेनाइज नहीं है, तो हमें कंज्यूमर सोसाइटीज़ बनानी चाहिए, हमें कंज्यूमर सोसाइटीज़ का पार्ट होना चाहिए, ताकि अगर किसी भी कस्टमर के साथ कुछ गलत होता है तो हम बड़े स्केल पे उस गलत चीज़ के लिए आवाज़ उठा सके कि भाई ये गलत चीज़ हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। और लास्ट कि हमें एनवायरनमेंट की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, यानी कि हमें कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए कि हमने खाया, कोई भी प्रोडक्ट लिया, कोई भी पैक्ड आइटम ली और खाई और उसे वहीं पे डाल दिया हमने उसका कूड़ा वगैरह, तो ये नहीं करना चाहिए। तो लगभग ये हमारी देख लेते हैं कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और 10, 10 हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है यहाँ पे जो दी गई है। तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन एनी 6 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंज्यूमर। तो उस केस में हम 10 में से कोई भी 5 या 6 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। अगर 3 नंबर में है तो 3 या 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लिख सकते हो आप। वैसे 5 या 6 नंबर में क्वेश्चन आएगा भी नहीं। एक बार रिवाइज करते हैं कि कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। पहली हमें अवेयर होना चाहिए। दूसरा, हमें रिस्क का पता होना चाहिए। कैश मेमो ले लेनी चाहिए, हमें एनवायरनमेंट की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और चाहे भले ही अमाउंट छोटी हो फिर भी हमें केस करना चाहिए। और कंज्यूमर सोसाइटीज़ बनानी चाहिए। तो इनमें से कोई भी आप 5-6 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब ये टॉपिक क्या बोलता है? वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम कंज्यूमर का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप बोलोगे एक टॉपिक हमने पहले भी ऐसा पढ़ा था। वो टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कि हमें कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना क्यों है। वो हमने कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा और बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा। लेकिन यहाँ पे ये टॉपिक है कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम कंज्यूमर का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। उसमें जो पहला तरीका है वो है सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस, यानी कि एक तरीका ये है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने का कि कोई भी जो बिजनेसमैन है वो ही खुद से गलत ना करे कंज्यूमर के साथ। तो एक तरीका तो ये है। एक बार पहले देख लेते हैं सारे तरीके क्या है, उसके बाद उनको थोड़ा डिटेल में देख लेंगे, थोड़ा डिटेल में रिवाइज कर लेंगे। तो एक तरीका क्या है? सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस, यानी कि कोई भी बिजनेसमैन अपने आप से ही किसी कंज्यूमर के साथ गलत ना करे। दूसरा है बिजनेस एसोसिएशन, यानी कि मैं कुछ ऐसे एसोसिएशंस का पार्ट हो जाऊं, ऐसे एसोसिएशन का मेंबर बन जाऊं जो मेरे को कुछ गलत ही ना करने दे। अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो वो मेरे को बिजनेस करने ही नहीं देंगे। तीसरा है कंज्यूमर अवेयरनेस, यानी कि हम कंज्यूमर को अवेयर कर दें उसके राइट्स के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, और उसको क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल है। अगर इन सब चीज़ों के बारे में हम उसे क्या कर दे, अवेयर कर दे, तो कंज्यूमर अपने साथ कुछ गलत होने ही नहीं देगा। अभी तक हमने 3 तरीके देखे कि मैं ही कंज्यूमर के साथ कुछ गलत ना करूं। दूसरा, मैं ऐसे एसोसिएशन बना लूं जिसमें जो बाकी दूसरे मेंबर्स है मेरे एसोसिएशन के, वो मुझे कंज्यूमर के साथ कुछ गलत ना करने दे, क्योंकि वो तो वैसे भी तैयार बैठे हैं ना कि ये कुछ गलत करे, हम इसे मार्केट से बाहर निकाले, क्योंकि वो तो मेरे कॉम्पिटिटर रहेंगे ना। तो दैट्स वाई मैं ऐसे एसोसिएशन का पार्ट बन जाऊं। तीसरा, मैं कंज्यूमर को अवेयर कर दूं, यानी कि कंज्यूमर अपने साथ कुछ गलत ही नहीं होने देगा अगर वो अवेयर हो जाएगा, उसे अपने राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने लिए क्या क्या रिलीफ्स अवेलेबल है उसे अगर वो पता होगा। नेक्स्ट है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। अभी एक तरीका और है कि हम कंज्यूमर के ऑर्गेनाइजेशन बना दें, यानी कि कंज्यूमर की यानी कि हम कंज्यूमर के ग्रुप्स बना दें, सोसाइटीज़ बना दें, क्योंकि अगर उनके साथ कुछ गलत होगा तो उस केस में वो सारे लोग मिलकर के उस गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। और लास्ट वन है गवर्नमेंट, कि एक तरीका ये है कि गवर्नमेंट भी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करती है। वो कैसे करती है? ये बहुत सारे एक्ट बना करके, जैसे कि आपने देखा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि CPA 1986 लेके आया, उसके बाद द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 लेके आया, फिर अभी हाल फिलहाल में चेंजेस किए हैं, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लेके आया, क्योंकि पुराने एक्ट में कुछ प्रोविजंस कवर अप नहीं थे आज के बिजनेस के अकॉर्डिंग। और एक MRTP एक्ट भी लेके आया, द मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस एक्ट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे एक्ट लेके आती रहती है जिनसे हम कंज्यूमर का क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो एक तरीका ये है। और आज के दिन पे गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन नंबर भी रिलीज किया है, 1800-114-000। इस हेल्पलाइन नंबर पे भी आप अपनी जो ग्रीवांसेस है, जो प्रॉब्लम्स है, वो रजिस्टर करा सकते हो और स्पीडली आप अपनी प्रॉब्लम को रिड्रेस करा सकते हो। 2019 की अमेंडमेंट में सरकार ने एक सेंट्रल अथॉरिटी को भी इस्टेब्लिश किया है जिसका नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, यानी कि CCPA। CCPA एक टाइप से रेगुलेटरी अथॉरिटी है। जैसे स्टॉक मार्केट के लिए जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो SEBI है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसी प्रकार से यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया है, CCPA यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये रेगुलेट करती है कंज्यूमर के रिगार्डिंग जितने भी मैटर्स होते हैं।
तो वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हमारे पास 5 तरीके हैं जिनसे हम कंज्यूमर का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। पहला, सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस, यानी कि कोई भी बिजनेस ही किसी के साथ, किसी भी कंज्यूमर के साथ कुछ गलत ना करे। दूसरा, बिजनेस एसोसिएशन, यानी कि मैं ऐसे बिजनेस एसोसिएशन का पार्ट बन जाऊं जो बाकी दूसरे मेंबर्स मेरे को किसी भी कंज्यूमर के साथ गलत करने ही ना दे। तीसरा है कंज्यूमर अवेयरनेस, यानी कि मैं कंज्यूमर को क्या कर दूं, अवेयर कर दूं ताकि वो अपने साथ कुछ गलत ना होने दे। और चौथा है कंज्यूमर्स एसोसिएशन, यानी कि वो अपने ऐसे ग्रुप्स बना ले जिससे कि कोई भी अगर सेलर उनके साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है तो वो अपने साथ कुछ गलत ना होने दे, सारे लोग मिलकर के गलत के खिलाफ आवाज़ उठाए। और पांचवा है गवर्नमेंट, यानी कि अगर इन सभी से भी बात नहीं बनती तो गवर्नमेंट कंज्यूमर को क्या करने वाली है, प्रोटेक्ट करने वाली है और करती भी है। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि बहुत सारे एक्ट्स लेके आती है सरकार जिनके थ्रू कंज्यूमर का प्रोटेक्शन किया जाता है। तो इस टॉपिक की कोई एमटी नहीं है, इस टॉपिक को हम जेस्चर से ही क्या कर सकते हैं, रिकलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस, यानी कि मैं ही कुछ गलत ना करूं। बिजनेस एसोसिएशन, यानी कि हम ऐसे एसोसिएशन बना ले जिससे कि कोई भी बंदा किसी के साथ गलती ना कर पाए। तीसरा, कंज्यूमर अवेयरनेस, यानी कि हम कंज्यूमर को अवेयर कर दे, उसको नॉलेज इंपार्ट कर दे ताकि वो अपने साथ कुछ गलत ना होने दे। और चौथा है कंज्यूमर्स एसोसिएशन, यानी कि उसके ग्रुप्स बना ले और ताकि वो सारे लोग मिलकर के गलत के खिलाफ आवाज़ उठा सके। और पांचवा है गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट भी कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए अवेलेबल है। अब नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नॉर्मली कंज्यूमर कौन होता है? आप बोलोगे कंज्यूमर इज एनी पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स और सर्विसेज। नॉर्मली कंज्यूमर यही होता है, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने कंज्यूमर की अपनी एक अलग डेफिनेशन दी है। यहाँ पे हमने थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए कंज्यूमर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक कंज्यूमर फॉर गुड्स और दूसरा कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज। बेसिकली ऐसा इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, थोड़ा सा, क्योंकि गुड्स के लिए अलग वर्ड यूज़ होते हैं और सर्विसेज के लिए अलग वर्ड यूज़ होते हैं। दैट्स वाई उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्लासिफिकेशन गुड्स के लिए अलग और सर्विसेज के लिए अलग किया गया है कंज्यूमर का। अदरवाइज ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। तो कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग, एनी पर्सन हु बाइज गुड्स फॉर कंसिडरेशन इन विच द कंसिडरेशन हैज़ बीन पेड और प्रोमिस्ड, पार्टली पेड एंड पार्टली प्रोमिस्ड और अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इसका मतलब है कि कोई भी वो इंसान जिसने कोई भी गुड्स को परचेज किया हो लेकिन कंसिडरेशन दिया हो, साथ में क्या दिया हो, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब कुछ बदले में दिया हो। आमतौर पर जब भी हम कुछ मार्केट से परचेज करके लेके आते हैं तो उसके बदले में हम मनी ही देते हैं। तो मनी उस चीज़ के लिए, कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कंसिडरेशन हुआ। तो कोई भी वो इंसान जो गुड्स बाय करके लाया हो और बदले में कुछ कंसिडरेशन दे के आया हो। अब कंसिडरेशन ऐसा नहीं, कंसिडरेशन को यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है कि अलग अलग फॉर्म हो सकती है। कंसिडरेशन या तो आपने पे कर दिया हो, हैज़ बीन पेड, यानी कि आप पे कर चुके हो कंसिडरेशन, और प्रॉमिस, या आपने पे नहीं किया, पूरा का पूरा प्रॉमिस कर दिया। यानी कि हैज़ बीन पेड का मतलब तो ये हुआ कि कैश में ट्रांजैक्शन सेटल हो गई, लेकिन प्रॉमिस का मतलब है कि आपने आज तो कैश में कुछ नहीं दिया लेकिन आपने उसको एक प्रॉमिस कर दिया। तो प्रॉमिस भी एक वैलिड कंसिडरेशन है उस ट्रांजैक्शन के लिए, उस गुड्स को या उस सर्विसेज को परचेज करने के लिए कि हाँ भाई हम फ्यूचर में देंगे। और पार्टली पेड, या आपने कुछ तो दे दिया उसमें, एंड बीच में क्या है, एंड कुछ तो दे दिया आपने, एंड पार्टली प्रोमिस, कुछ क्या कर दिया, प्रॉमिस कर दिया। लेट्स से एक एक्स अमाउंट तो आपने उसमें पे कर दी और बाकी बची हुई अमाउंट प्रॉमिस कर दी कि हम बाद में दे देंगे। और अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, इसका मतलब है आपने कोई भी गुड्स को, आजकल जैसे हम मोबाइल फ़ोन वगैरह ले लेते हैं EMI वगैरह पे, या हायर परचेज की जो ट्रांजेक्शन होती है, या लीज पे होता है। ये क्या होता है कि बेसिकली इन तीनों ट्रांजैक्शन में एक चीज़ कॉमन होती है कि हम एक डाउन पेमेंट कर देते हैं और बाकी की जो अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट में हम पे करते रहते हैं। तो अगर इस तरीके का भी कोई अरेंजमेंट के थ्रू हमने क्या लिया है, कोई गुड्स लिया है, तो वो भी एक वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। अब इसमें कुछ और चीज़ें बताई गई है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी यूज़र, इसमें वो भी आएगा, वो बंदा भी आएगा उन गुड्स का Who uses goods with the approval of the buyer, जिसने गुड्स को यूज़ किया है किसकी अप्रूवल से, बायर की अप्रूवल से।
जैसे एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि अगर हमारी मम्मी ग्लो एंड लवली लेके आई लेकिन छुपके से हमारे फादर साहब ने उसे यूज़ कर ली, तो उस केस में ये अप्रूवल के थ्रू नहीं उन्होंने यूज़ की, तो इसको मतलब यहाँ पे क्या होगा कि फादर साहब को कंज्यूमर नहीं माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो अप्रूवल से यूज़ ही नहीं की है। लेकिन अगर अप्रूवल से यूज़ कर लेते तो भले ही परचेज चाहे कोई और बंदा करके लेके आया हो, यानी कि मम्मी करके लेके आई हो, लेकिन क्योंकि उन्होंने अप्रूवल से यूज़ किए तो उस केस में फादर साहब को भी बायर मान लिया जाएगा। तो ये बोल रहे इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स हु यूजेस गुड्स विद द अप्रूवल ऑफ द बायर, कि इसमें वो बंदा भी कंज्यूमर माना जाएगा जिसने गुड्स को यूज़ किया है बायर की अप्रूवल से। लेकिन यहाँ पे एक एक्सक्लूजन है, हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन, इसमें वो इंसान नहीं आएगा हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल और एनी कमर्शियल पर्पस, जिसने कोई भी गुड्स को रीसेल करने के पर्पस से या कमर्शियल पर्पस से लिया हो, यानी कि सेल और परचेजिंग करने के लिए। कुल मिला के ये है कि कोई भी अगर रिटेलर है या होलसेलर है तो उसको यहाँ पे कंज्यूमर नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने तो वो रीसेल या कमर्शियल पर्पस से कोई प्रोडक्ट लिया है। तो फाइनली अब इसको समअप करते हैं कि कंज्यूमर गुड्स के लिए कौन होता है। एनी पर्सन हु बाइज गुड्स फॉर कंसिडरेशन इन विच द कंसिडरेशन हैज़ बीन पेड, पे कर चुका हो, और प्रोमिस या उसने प्रोमिस किया हो, और पार्टली पेड कुछ दे दिया हो, एंड पार्टली प्रोमिस कुछ प्रोमिस कर दिया हो, और अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, या किसी भी कोई इसने डेफर पेमेंट यानी कि फ्यूचर में वो पेमेंट करेगा, आज एक डाउन पेमेंट करके इंस्टॉलमेंट में देता रहेगा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स हु यूजेस गुड्स विद द अप्रूवल ऑफ बायर, इसमें वो भी आएगा जिसने बायर के अप्रूवल से गुड्स को यूज किया है। बट इट डज नॉट इंक्लूड एनी पर्सन हु ऑब्टेन गुड फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पस, जिसने रीसेल या कमर्शियल पर्पस से लिया है, इसमें वो नहीं आएगा। अब देखते हैं कंज्यूमर फॉर सर्विस। कंज्यूमर फॉर सर्विस के लिए भी कॉन्सेप्ट यही है, एनी पर्सन हु हायर्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विसेज। अब यहाँ पे जो चेंज आया वो आया हायर्स और अवेल्स, क्योंकि जो सर्विसेज होती है उनको तो परचेज कर नहीं सकते, तो यहाँ पे जो इंग्लिश का फ़र्क है बस कि हायर्स और अवेल्स, सर्विसेज ली जाती है ना कि खरीदी जाती है। तो कोई भी वो इंसान जिसने सर्विसेज हायर की है या अवेल की है फॉर कंसिडरेशन, जिसके बदले में वो कुछ दे के आया हो, जनरली क्या दे के आया हो, मनी, इन विच द कंसिडरेशन वही सेम चीज़ हैज़ बीन पेड और प्रोमिस्ड और partly paid and partly promised or under any scheme of deferred payment. It also includes any beneficiary of such services, इसमें वो beneficiary भी आएगा उन services का who avail services with the approval of the hirer, जिसने services ली है किसकी approval से, हायरर की अप्रूवल से। However, it does not include a person who avails of services for any commercial purpose, लेकिन अगर किसी ने सर्विस ली है कमर्शियल पर्पस से तो इसमें वो कवर अप नहीं होगा, सेम एज जैसे कंज्यूमर फॉर गुड्स के लिए था। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ चीज़ें स्पेसिफाई की गई है। द एक्सप्रेशन बाइज एनी गुड्स एंड हायर्स और अवेल्स एनी सर्विसेज इंक्लूड ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, चाहे आपने जो खरीदी की हो वो ऑनलाइन की हो या ऑफलाइन की हो, दोनों को वैलिडली एक परचेज माना जाएगा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और बाय टेली शॉपिंग। टेली शॉपिंग जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा कि आपने सुबह के टाइम पे कभी तो टीवी खोल के बैठ जाओ तो एक दीदी आती है, वो बोलती है ये ग्रीन टी ले लो या ये कुछ तो बेली फैट को कम करने के लिए ये बेल्ट ले लो, तो naptol.com पे आपने देखा होगा, अभी कॉल कीजिए, तो ये टेली शॉपिंग वगैरह का इस टाइप से एग्जांपल रहता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग। आपने वेस्टीज का नाम सुना होगा जहाँ पे वो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, यानी कि सीधा प्रोड्यूसर होता है उससे कंज्यूमर के पास तक प्रोडक्ट को पहुंचाया जाता है। तो चाहे आपने ऑनलाइन लिया हो, चाहे आपने ऑफलाइन लिया हो, चाहे आपने टेली शॉपिंग के थ्रू लिया हो, डायरेक्ट सेलिंग या MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें इसमें कवर अप है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल ने कोई प्रोडक्ट लिया है और वो उसे बेचता है, वैसे तो एक कमर्शियल पर्पज़ माना जाएगा और वो कंज्यूमर नहीं है, लेकिन फिर भी उसे कंज्यूमर मान लेंगे अगर उसकी जीविका उसी चीज़ से चलती है, यानी कि उसके पास कोई और पैसा कमाने का जरिया नहीं है, वो उन्हीं प्रोडक्ट को बेच करके पैसा कमाता है, तो इस केस के लिए उसे कमर्शियल पर्पस नहीं माना जाएगा, इस केस में उसे कंज्यूमर मान लिया जाएगा। ये चीज़ बस ध्यान रखने वाली है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, द एक्सप्रेशन कमर्शियल पर्पस डज नॉट इंक्लूड यूज बाय अ पर्सन ऑफ गुड बोट एंड यूज बाय हिम एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग हिज लिवलीहुड बाय मीन्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे एक समरी टाइप से दी है कि किस किस बंदे को कंज्यूमर नहीं माना जाएगा।
जिस बंदे ने कंसिडरेशन पे नहीं किया, यानी कि वो प्रोडक्ट तो लेके आ गया लेकिन उसने क्या किया, वो पे नहीं करके आया। एक केस स्टडी भी एग्जाम में ऐसी आती है कि एक तो कोई तो कंज्यूमर है, उसने कोई एक प्रोडक्ट लेके आया लेकिन वो उसके लिए पे नहीं करके आया, वो चोरी से ले आया और बाद में उस प्रोडक्ट को यूज़ करके उसे दिक्कत हो गई। तो बताओ कि ये कंप्लेंट फाइल कर सकता है, नहीं कर सकता है? तो ये कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता क्योंकि ये कंज्यूमर ही नहीं है। कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है? एक कंज्यूमर, क्योंकि ये कंज्यूमर की डेफिनेशन में फॉलो नहीं करता, दैट्स वाई ये केस भी नहीं कर सकता। तो क्योंकि ये कंसिडरेशन नहीं पे करके आया ना। अच्छा, किसको और कंज्यूमर नहीं माना जाएगा? जिसने विदाउट द अप्रूवल ऑफ बायर क्या की है, यूज़ की है प्रोडक्ट को। जैसे मैंने वो फादर साहब का एग्जांपल दिया था कि उन्होंने ग्लो एंड लवली विदाउट द अप्रूवल ऑफ मम्मी क्या कर ली, यूज़ कर ली। नेक्स्ट है कोई भी बंदा जो रीसेल पर्पज से, कमर्शियल पर्पज से कोई प्रोडक्ट को लेके आया तो वो भी क्या नहीं कर सकता, केस फाइल नहीं कर सकता क्योंकि वो कंज्यूमर ही नहीं है। ऐसे सर्विसेज के केस में कि जिसने विदाउट कंसिडरेशन सर्विसेज ली है वो कंज्यूमर नहीं है, जिसने विदाउट द अप्रूवल ऑफ हायरर सर्विसेज ली है वो कंज्यूमर नहीं है, और जिसने किसी कमर्शियल पर्पज से कोई सर्विसेज ली है तो वो भी कंज्यूमर नहीं है। अब यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा केसेस बताए गए हैं कि किन किन केस में इन पार्टीज़ को कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। अगर कोई एक पेशेंट है जो मेडिकल ट्रीटमेंट रिसीव कर रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो उसे भी हम क्या नहीं मानेंगे, कंज्यूमर नहीं मानेंगे, चाहे भले ही वो टैक्स भी पे करता हो। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई हमने टैक्स तो दिया है, कंसिडरेशन तो पे किया है, तो उसे हम क्या नहीं मानेंगे, कंज्यूमर नहीं मानेंगे। नेक्स्ट है अ क्लाइंट ऑफ एन एडवोकेट। एक एडवोकेट का जो क्लाइंट है उसे भी हम कंज्यूमर नहीं मानेंगे। ऐसे तो क्या होगा भाई, नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई एक एडवोकेट किसी भी अपने क्लाइंट का केस लड़ रहा है तो दो ही ऑप्शन है ना हमारे पास कि या तो वो जीत सकता है या तो वो हार सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ है। तो ऐसा नहीं कि अगर वो हार गया तो उसके ऊपर केस कर देगा कि जी मेरे से तो पैसे ले लिए, फीस ले ली, लेकिन मेरे को तो जिताया नहीं, मैं तो हार गया। तो ऐसे में उसको क्या नहीं माना जाएगा, कंज्यूमर नहीं माना जाएगा एडवोकेट के क्लाइंट को। तीसरा अ स्टूडेंट हायरिंग सर्विसेज ऑफ अ प्राइवेट ट्यूटर। अगर प्राइवेट ट्यूटर की कोई भी सर्विसेज लेता है कोई भी स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। और लास्ट है अ टेनेंट। कोई भी अगर टेनेंट है, कोई भी किराएदार है, तो किराएदार को भी कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। अब सवाल आता है जी हु कैन फाइल अ कंप्लेन। कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है, या दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं आप हु इज कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट कौन होता है? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने सेक्शन 2 क्लॉज 5 में ये स्पेसिफाई किया है कि कौन कौन बंदे केस फाइल कर सकते हैं। तो जल्दी से चलो देख लेते हैं। पहला है अ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर केस फाइल कर सकता है। दूसरा कंज्यूमर एसोसिएशन, कोई भी कंज्यूमर एसोसिएशन बशर्ते वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तो वो क्या कर सकती है, केस कर सकती है, कंज्यूमर एसोसिएशन। तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सीजी या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एसजी क्या कर सकती है, केस कर सकती है। नेक्स्ट है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया था जिसका नाम था सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो सेक्शन 10 में जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो भी क्या कर सकती है, केस कर सकती है। मतलब सेक्शन 10 में उसकी इस्टेब्लिशमेंट होता है और वो भी क्या कर सकती है, केस फाइल कर सकती है। नेक्स्ट, वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर। एक या एक से ज़्यादा कंज्यूमर भी केस फाइल कर सकते हैं बहुत सारे कंज्यूमर के लिए। ये केस कब एप्लीकेबल होता है, जब एक ही प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को फेस करनी पड़ रही है। तो इस केस में अगर बहुत सारे लोग अलग अलग अपना केस लेके जाएंगे कोर्ट में, तो कोर्ट वैसे ही ओवरबर्डन हो रखी है, और भी ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाएगी। तो इसको लाने का मकसद ये है ताकि एक ही रिप्रेजेंटेटिव क्या कर सके, बहुत सारे लोगों के लिए उनके बिहाफ पर केस लड़ सके। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी बत्ती गुल मीटर चालू, शाहिद कपूर की है। उसमें क्या करता है वो पहले तो एक क्लाइंट के लिए केस लड़ता है, लेकिन बाद में वो ओपनली अनाउंस कर देता है कि जिसको भी इस कंपनी से प्रॉब्लम है या इसने कुछ भी तो गलत किया है किसी भी कंज्यूमर के साथ, तो वो आकर के मेरे को इंटीमेट कर दे और मैं सबके बिहाफ पे क्या करूँगा, केस लड़ूंगा। तो ऐसे हो सकता है वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर, एक या एक से ज़्यादा कंज्यूमर वो भी बहुत सारे कंज्यूमर के बिहाफ पे केस लड़ सकता है। अच्छा जी, आप बोलोगे जी जो कंज्यूमर था उसका तो टिकट कट गया, परमानेंट ट्रांसफ़र हो गया, तो क्या अब उसका जो लीगल हायर है यानी कि जो उसका वारिस है, क्या वो केस कर सकता है? हाँ जी, वो भी केस कर सकता है। या कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी केस कर सकता है। अगर कोई उसका लीगल हायर नहीं है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी वो क्या कर सकता है, केस कर सकता है। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ अ कंज्यूमर बीइंग अ माइनर हिज पेरेंट और लीगल गार्जियन। अगर कंज्यूमर माइनर है, क्योंकि उसके साथ कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट,
तो क्योंकि एक माइनर कैपेबल ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो इस केस में तो वो केस कर नहीं सकता, लेकिन उसके जो लीगल गार्जियन है या जो उसके पेरेंट है वो क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन केस कर सकता है। एक कंज्यूमर कर सकता है या कोई भी कंज्यूमर एसोसिएशन कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है या स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, एक सेंट्रल अथॉरिटी केस फाइल कर सकती है जिसको सीसीपीए बोला गया है, यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। एक या एक से ज़्यादा कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर कर सकते हैं, लीगल हायर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी केस कर सकता है, और माइनर के केस में पेरेंट या लीगल गार्जियन भी केस फाइल कर सकते हैं। अब सवाल यह है जी, अगेंस्ट होम अ कंप्लेन कैन बी फाइल, किसके अगेंस्ट करे जी कंप्लेन? ये तो देख लिया कौन कर सकता है, लेकिन किसके अगेंस्ट करेंगे कंप्लेन? तो एक सेलर के खिलाफ कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर के खिलाफ कर सकते हैं या सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ कर सकते हैं जिसने भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अंजाम दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिड्रेसल एजेंसी, जिसकी हमने पहले भी बात की है, यानी कि 3 टियर मशीनरी। क्योंकि इस एक्ट ने हमें राइट्स दिए और हमें रिलीफ दिए, और तीसरा इसने हमें 3 टियर मशीनरी दी है। तो अब सवाल यह है कि जो वो रिलीफ देगा कौन? तो यहाँ पे हम जुडिशरी की बात करते हैं, और क्योंकि मेजर पार्ट जिसमें अमेंडमेंट हुई थी वो यही वाला टॉपिक है, तो इसको हम बहुत अच्छे से कवर अप करने वाले हैं। इसको मैं आपको एक टेबल से पूरा का पूरा रिवाइज कराने वाला हूँ, जो आपको ईजिली क्या हो जाएगी, जिसको आप इजीली बहुत कम टाइम में कवर कर सकते हो। चलो जी देखते हैं। ये है टेबल। सबसे पहला देखो, यहाँ पे जो 3 टियर मशीनरी है वो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने हमें एक तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन दी है, एक स्टेट कमीशन और एक नेशनल कमीशन, जिसको यानी कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन को डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन भी बोला जाता है, स्टेट कमीशन को स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन भी बोला जाता है, और नेशनल कमीशन को नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन भी बोला जाता है। इनको कौन इस्टेब्लिश करता है? तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन को स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी, स्टेट कमीशन को भी स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी, और नेशनल कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी। अब ये कितनी होगी? एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो सकती है। इसी प्रकार से स्टेट कमीशन एक स्टेट के अंदर एक रहेगी और नेशनल कमीशन एक देश के अंदर एक रहेगी। फंक्शन सेट ये कहाँ पे काम करेगी? जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो डिस्ट्रिक्ट में रहेगी, और जो स्टेट कमीशन है वो स्टेट की कैपिटल में। जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश की जो स्टेट कमीशन होगी वो लखनऊ में होगी, और जो नेशनल कमीशन है वो नेशनल कैपिटल में, यानी कि वो भारत की कैपिटल में होगी। जैसे कि जो नेशनल कमीशन अपने जो भारत की है वो दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है कंपोजिशन। अब इनमें कंपोजिशन कितनी कितनी रहेगी? एक तो इसमें होता है प्रेसिडेंट, और बाकी होते 2 अदर मेंबर होते हैं, यानी कि कुल मिला के सारे लोग 3 होते हैं। एक तो प्रेसिडेंट और बाकी 2 अदर मेंबर होते हैं, जिनमें से एक वोमेन होनी चाहिए, चाहे वो प्रेसिडेंट हो और चाहे वो बाकी 2 अदर मेंबर हो। इसी प्रकार से स्टेट कमीशन में जो प्रेसिडेंट एक तो प्रेसिडेंट होता है और 4 अदर मेंबर होते हैं, और उनमें से भी एक कौन होना चाहिए? वोमेन होनी चाहिए। ऐसे ही नेशनल कमीशन में एक प्रेसिडेंट और 4 अदर मेंबर होने चाहिए, वन ऑफ देम मस्ट बी अ वोमेन। यानी कि कुल मिला के अगर आप इसे समराइज करोगे तो कंपोजिशन ऐसे रहती है कि एक प्रेसिडेंट और 2 अदर मेंबर वो किस में होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, और एक प्रेसिडेंट और 4 अदर मेंबर वो किस में होते हैं? स्टेट कमीशन में। और बिल्कुल सेम है जैसे स्टेट कमीशन में होता है, ऐसे नेशनल कमीशन में एक प्रेसिडेंट और 4 दूसरे मेंबर्स होते हैं, और तीनों में ये चीज़ कॉमन है कि उनमें से एक तो वोमेन होनी चाहिए, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे बाकी अदर मेंबर्स हो। अब बात आती है जिन्हें अपॉइंट कौन करता है। तो नॉर्मली इन्हें मतलब इतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम कि कौन अपॉइंट करता है, लेकिन नॉर्मली हम देख लेंगे इसमें जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जितने भी जो लोग होते हैं जो उसके अंदर होते हैं उन्हें स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सिमिलरली स्टेट कमीशन के अंदर जो लोग होते हैं उन्हें स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और नेशनल कमीशन के जो अंदर लोग होते हैं उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? अपॉइंट करती है। अब प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो प्रेसिडेंट होता है उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो या तो वो सिटिंग और फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज, यानी कि वो या तो आज के दिन पे या पहले रहा हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज, और क्वालिफाइड टू बी वन, या उसके पास इतनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो कि वो बनने के लायक हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज। ऐसे ही स्टेट कमीशन में यहाँ पे एक चीज़ नहीं है, बाकी 2 चीज़ें कवर अप की गई है कि वो आज के दिन पे सिटिंग और फॉर्मर हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या तो आज के दिन पे वो हाई कोर्ट का जज हो या पहले रहा हो हाई कोर्ट का जज। और ऐसे ही नेशनल कमीशन में या तो वो आज के दिन पे हो या पहले रहा हो सुप्रीम कोर्ट का जज या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो। मतलब देखते हैं
कि जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो प्रेसिडेंट है या तो वो आज के दिन पे या पहले रहा हो या क्वालिफाइड टू बी वन हो, क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज। ऐसे ही स्टेट कमीशन में वो आज के दिन पे या पहले रहा हो हाई कोर्ट का जज। और ऐसे नेशनल कमीशन में जो प्रेसिडेंट होता है वो या तो आज के दिन पे या पहले रहा हो सुप्रीम कोर्ट का जज या चीफ जस्टिस हो हाई कोर्ट का। नेक्स्ट है ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि ये जो कोर्ट है तीनों अलग अलग लेवल पे ये कौन से केसेस को एंटरटेन करेगी, कौन कौन से केस इनमें फाइल हो सकते हैं। तो यहाँ पे मेजर अमेंडमेंट है, पहले ये लिमिट कुछ और हुआ करती थी, अभी ये 2019 में ये लिमिट्स को रिवाइज किया गया है। तो 1 करोड़ तक के केस अब कहाँ पे फाइल हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में फाइल हो सकते हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ तक के केस फाइल होंगे स्टेट कमीशन में, और 10 करोड़ से जो ऊपर के केसेस है वो ओरिजिनली फाइल होंगे नेशनल कमीशन में। नेक्स्ट पॉइंट है सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन। अगर किसी भी स्टेज पे कोई भी पार्टी को, चाहे तो बायर को चाहे तो सेलर को, अगर ये लगता है कि हम आपस में सेटलमेंट कर सकते हैं कि नहीं चलो ठीक है हमारा आपस में सेटलमेंट हो गया कि अभी हमें कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं करनी, तो उस केस में हम मीडिएशन भी कर सकते हैं, यानी कि आउटसाइड द कोर्ट हम सेटलमेंट कर सकते हैं। तो तीनों ही केस में वो मीडिएशन एप्लीकेबल होगा। लेकिन जैसे ही केस मीडिएशन में जाएगा तो उसमें ABC के प्रोविजन लगेंगे, द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996। अच्छा जी, अब बात करते हैं अपील की कि अपील कैसे कैसे होगी। मान लिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपना जजमेंट सुना दिया, तो उसके बाद क्या हम आगे अपील कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने आपको ऑर्डर दे दिया या जजमेंट दे दिया तो आप स्टेट कमीशन में क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो ऑन द ग्राउंड ऑफ फैक्ट और लॉ, फैक्ट के ग्राउंड पे भी और लॉ के ग्राउंड पे भी। यानी कि स्टेट कमीशन में दोनों ही बेसिस पे क्या की जा सकती है, अपील की जा सकती है। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि विद इन 45 डेज में ही हम क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। फर्दर 45 डेज में भी कर सकते हैं, बट आपको रीजनेबल ग्राउंड प्रूव करना होगा कि मैं 45 डेज में क्यों नहीं कर पाया अपील, उसके लिए एक वैलिड ग्राउंड होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर स्टेट कमीशन ने अपना जजमेंट दे दिया तो उसके ऑर्डर के खिलाफ भी नेशनल कमीशन में क्या हो सकती है, अपील हो सकती है। लेकिन यहाँ पे केवल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अपील की जा सकती है, और यहाँ पे 45 दिन नहीं मिलेंगे, 30 डेज के अंदर ही अपील हो सकती है। वो बात अलग है कि नेक्स्ट 30 डेज में भी अपील हो सकती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, वो एक वैलिड ग्राउंड पे होगी कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मैं फर्स्ट जो मेरे को 30 डेज मिले थे मैं उसमें अपील इसलिए नहीं कर पाया, उसके लिए कोई वैलिड ग्राउंड होना चाहिए। जैसे कि लेट्स से आप अपील करने जा ही रहे थे, है ना, लेकिन एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से बेड रेस्ट डॉक्टर ने बोल दिया, तो उसकी वजह से हम जा ही नहीं पाए जी आगे। जो नेशनल कमीशन ने ऑर्डर दिया, क्या उसके खिलाफ भी अपील हो सकती है? हाँ जी बिल्कुल हो सकती है अपील। लेकिन अब अपील होगी कहाँ पे? अपील होगी जी सुप्रीम कोर्ट में, और वो कितने दिनों के अंदर होगी? 30 दिनों के अंदर अंदर होगी। लेकिन यहाँ पे भी वही चीज एप्लीकेबल होगी, यहाँ पे फैक्ट के बेसिस पे अपील नहीं हो सकती, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही क्या होगी, अपील होगी। वैसे तो नॉर्मली अपील के प्रोविजंस है, लेकिन अपील नहीं हो सकती। किन केसेस में नहीं हो सकती? कि अगर किसी भी कमीशन ने कोई ऑर्डर सुना है जिसमें लेट्स से एक एक्स अमाउंट क्या करनी है, एक एक्स अमाउंट का ऑर्डर दिया है कि ये एक्स अमाउंट किसी सेलर ने किसको दे देनी है, बायर को दे देनी है या कंज्यूमर को दे देनी है। लेकिन उस केस में आप अपील जब भी कर सकते हो कि जब सेलर ने, जैसे सेलर अपील करेगा तो सेलर अपील जब भी कर सकता है कि जब उसने एटलीस्ट 50% अमाउंट जमा करा दी हो। अगर वो 50% अमाउंट उसने जमा नहीं कराई तो उस केस में वो अपील नहीं कर पाएगा। क्योंकि ऐसा ये प्रोविजन इसलिए डाला क्योंकि वरना तो सब अपील खेलेंगे कि जी चलो भाई मैं इसकी ठाके अपील यहाँ पे कर देता हूँ, इसकी अपील मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसकी अपील मैं आगे सुप्रीम कोर्ट में कर दूंगा। तो ऐसे तो जो पूरा केस है उसको खींचने वाली बात हो जाएगी, ताकि एक्सपीडियसली यानी कि स्पीडी क्या कर सके, हम कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स को रिड्रेस कर सके। तो दैट्स वाई एक क्लोज यहाँ पे डाला है कि 50% आपको अमाउंट क्या करनी पड़ेगी, डिपॉजिट करानी पड़ेगी कोई भी अपील करने से पहले। और वो तीनों केस में ही एज इट इज़ एप्लीकेबल है। हाँ जी, लेकिन एक केस में और आप क्या नहीं कर सकते, अपील नहीं कर सकते। अगर आपने सेटलमेंट करा लिया, आपने केस फाइल कर दिया, लेकिन उसके बाद आपने किसी भी स्टेज पे मीडिएशन करा लिया, सेटलमेंट करा लिया कि हम आउटसाइड द कोर्ट क्या कर लेंगे, केस को रिजोल्व कर लेंगे सेलर और बायर आपस में मिल करके, और मीडिएशन हो गया, तो उस केस में आप बाद में ये नहीं बोल सकते कि जी नहीं हमें तो क्या करनी है, अपील करनी है, क्योंकि आपने अपनी ही तो कंसेंट दी थी मीडिएशन कराने के लिए। जब आपने अपनी कंसेंट दे दी और फिर मीडिएशन करा लिया, तो उसके बाद में आप ये नहीं कि जी फिर वापस से हम जुडिशरी में आ जाए और उसके बाद फिर अपील खेले। तो उस केस में भी हम क्या नहीं कर सकते, अपील नहीं कर सकते।
तो ये वाला टॉपिक इस चैप्टर का एक मेजर पार्ट होता है जिसको आपको बहुत अच्छे से कवर करके जाना है। नेक्स्ट टॉपिक है रिलीफ। जैसे कि ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया था आपको कि इस एक्ट ने हमें कुछ राइट्स दिए, वो राइट्स हमने पढ़ लिए। इस एक्ट ने हमें 3 टियर मशीनरी दी, वो हमने पढ़ ली। इस एक्ट ने हमें कुछ रिलीफ दिए, वो रिलीफ क्या क्या है वो पढ़ने रह जाते हैं या वो रिवाइज करने रह जाते हैं, उन्हें हम अभी देख लेते हैं। तो इस एक्ट ने हमें क्या क्या रिलीफ दिए। पहला देखो, इसमें जो हम वैसे तो काफ़ी सारे रिलीफ है, लेकिन उनको हम बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, अपने माइंड में रिटेन कर सकते हैं। उसका मैं एक लेवल बता रहा हूँ, उसी लेवल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसे अपने माइंड में सेट करना है। अच्छा, आप ये बताओ, अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, आपको कोई प्रोडक्ट में कुछ भी डिफेक्ट हो जाता है, कोई भी आप डिससेटिस्फाई हो किसी भी प्रोडक्ट से या किसी भी सर्विस से, तो सबसे आसान सेलर के लिए क्या होगा। आप गए सेलर के पास, तो आप सेलर को बोलोगे भैया इसमें क्या कर दो, जो डिफेक्ट है उसे क्या कर दो, रिमूव कर दो। तो सेलर के लिए सबसे आसान है कि जो प्रोडक्ट में दिक्कत है उस डिफेक्ट को ही क्या कर दे, रिमूव कर दे। अच्छा, अभी जो दुख, दर्द और पीड़ा का लेवल है इसको थोड़ा बढ़ाते जाओ। सबसे आसान तो क्या है कि उसके लिए डिफेक्ट को रिमूव कर देना है। दूसरा क्या है, आप बोल रहे हो नहीं नहीं भैया मेरे को इसमें डिफेक्ट क्या नहीं कराना, रिमूव नहीं कराना, मेरे को तो दूसरा ही प्रोडक्ट दे दो, मेरे को तो रिप्लेस करके दो। देखो फर्क होता है डिफेक्ट को रिमूव करने में और रिप्लेस करने में। रिमूव उसी प्रोडक्ट में, जो रिमूवल ऑफ डिफेक्ट उसी प्रोडक्ट में होगा, लेकिन रिप्लेसमेंट में क्या मिलेगा आपको, दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे जो दुख दर्द लेवल, यहाँ पे जो क्या है, तो यहाँ पे जो दुख दर्द और पीड़ा का जो लेवल है सेलर का, वो बढ़ता जा रहा है। सबसे आसान काम है उसमें डिफेक्ट को रिमूव कर देना। दूसरा उसके लिए हार्ड क्या है, उस प्रोडक्ट को रिप्लेस करके देना। तीसरा, कस्टमर बोल रहा है भैया ना तो मेरे को डिफेक्ट रिमूव कराना है और ना ही मेरे को दूसरा चाहिए, मेरा तो पैसा वापस कर दो, रिफंड कर दो। तो उसके लिए बहुत और हार्ड होगा पैसा रिफंड करना। तो यहाँ पे 3 रिलीफ तो हमारे पास ये है कि या तो रिमूव करा सकते हैं हम डिफेक्ट, या रिप्लेस करा सकते हैं प्रोडक्ट को, या तीसरा हम क्या करा सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं। अच्छा जी, इतना तो सही था। अभी कोर्ट क्या भी बोल सकती है, कोर्ट ये भी बोल सकती है कि भाई इसे कंपनसेशन पे कर दे, इसको ये दिक्कत हुई। एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, हम सब अपने घर में LPG सिलेंडर यूज़ करते हैं और लेट से उसमें कुछ हो जाता है तो हमारी लाइफ को भी डेंजर पहुंच सकता है। तो इस केस में कोर्ट ये ऑर्डर दे सकती है, क्योंकि उसकी लाइफ को डेंजर पहुंचा है तो इसको एक भाई कॉम्पनसेशन दे। तो उसके लिए कॉम्पनसेशन देना और भी हार्ड है। तो 3 चीज़ें तो हो गई थी, ये चौथा और उसके लिए मॉनेटरी एक मतलब उसके ऊपर लाइबिलिटी आ गई। नेक्स्ट, कोर्ट उसके ऊपर पनिशमेंट चार्जेस भी लगा सकती है, तो ये देना उसके लिए और काफ़ी हार्ड हो जाएगा। सबसे पहले तो क्या, रिमूव ही करना था डिफेक्ट, उसके बाद और लेवल बढ़ाया तो भाई रिप्लेस करके दे दे, उसके बाद क्या किया कि भाई रिफंड दे दे। कोर्ट ने इतना ही काफ़ी नहीं था, कोर्ट ने क्या बोल दिया कि भाई इसे कॉम्पनसेशन भी दो। कॉम्पनसेशन तक तो सही था, पनिशमेंट चार्जेस भी इसके ऊपर लगा दिए। तो 5 तो हमारे पास रेमेडीज ही अवेलेबल हो गई। नेक्स्ट है, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, कोर्ट ये भी ऑर्डर दे सकती है कि टू पे एनी अमाउंट, की आप एक अमाउंट पे करो जो कम से कम 5% होगी उस गुड्स की वैल्यू का, जो भी मतलब आपने जिसके लिए केस फाइल किया है उसका कम से कम 5% तो एक अमाउंट पे करो, जो किस में क्रेडिट किया जाएगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में क्रेडिट किया जाएगा। ये पैसा भाई लेना नहीं देना नहीं, लेकिन फिर भी क्या करना पड़ रहा है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में पैसा डालना पड़ रहा है, कम से कम 5%। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए इस पैसे को यूज़ किया जाता है। और ये तो बिल्कुल ही एक टाइप से सेलर के लिए मतलब फालतू की ऑब्लिगेशन आ गई कि यार ये पैसा भी अब देना पड़ेगा, तो एक रेमेडी ये भी अवेलेबल है। नेक्स्ट क्या है, इतना ही काफ़ी नहीं था, कंज्यूमर बोलने लगा मेरे को तो ये केस वगैरह करने में मेरी कॉस्ट भी आई है, मैंने लॉयर हायर किया है और ये प्रोसीडिंग्स वगैरह करने में, तो कह रहे भाई साहब कुछ थोड़ा सा पैसा भी दिलवा दो, ये केस वगैरह करने में कुछ मतलब हमारा पैसा लग गया। तो कोर्ट ने मान लिया लेट से एक अमाउंट बोल दिया कि जी 10,000 रुपये तुम इसके भी दो। तो मतलब तुम देख रहे होंगे यहाँ पे लेवल बढ़ता जा रहा है। ये सारी तो एक टाइप की मॉनेटरी रेमेडी थी, लेकिन अब कुछ नॉन मॉनेटरी रेमेडी भी है। यहाँ पे कोर्ट ये भी बोल सकती है कि भाई जो तू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ऑपरेट कर रहा था अब उसे डिसकंटिन्यू कर दे, आगे से मत करना है फ्यूचर में, जो अभी तक तूने सारा रायता फैलाया ना ये अब आगे मत करना। नेक्स्ट है नोट टू ऑफर हजार्डस गुड्स, यानी कि ये जो तू डेंजरस प्रोडक्ट बेच रहा है ना भाई, ये लोगों के लिए बहुत मतलब उनकी लाइफ के लिए बहुत डेंजर क्रिएट कर सकता है, तो ये मत बेच। नेक्स्ट, टू विड्रॉ हजार्डस गुड्स फ्रॉम द मार्केट, जो मार्केट में ये जो मार्केट में जो अनसेफ प्रोडक्ट ये जो तू बेच रहा है, जितना भी इसका स्टॉक है तेरे पास, वो सारा स्टॉक क्या कर ले, विड्रॉ कर ले। और अगर तू मैन्युफैक्चरर है तो नेक्स्ट रेमेडी ये है कंज्यूमर के लिए कि भाई तू ये मत कर, ये जो हजार्डस गुड्स है, ये जो अनसेफ प्रोडक्ट है, ये प्रोड्यूस ही मत कर। और लास्ट है
टू इशू करेक्टिव एडवर्टीजमेंट। अगर तूने कोई भी गलत एडवर्टीजमेंट दिया है जिससे कि कंज्यूमर मिसलीड हो जाए या किसी भी वे में उसका एक्सप्लॉयटेशन हो जाए, तो अब इसे न्यूट्रलाइज कर। अब एक एडवर्टीजमेंट ऐसा दे जिससे कि जितना भी रायता तूने फैलाया था ये सारा न्यूट्रलाइज हो जाए। तो कुल मिलाकर के आप देखोगे तो आई थिंक यहाँ पे 1 दर्जन रेमेडी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ जी। तो पूरी 1 दर्जन रेमेडी है जिसमें कि आप देखोगे तो जो फर्स्ट 7 है वो तो एक काइंड ऑफ मॉनेटरी रेमेडी है, लेकिन बाकी अगर आप 5 देखोगे तो वो क्या है, नॉन मॉनेटरी रेमेडी है। इनको याद करना बड़ा आसान है कि 7 एक पार्ट में डिवाइड कर लो और 5 एक पार्ट में डिवाइड कर लो, जो कि फर्स्ट जो 7 है वो मॉनेटरी है और जो बाद की जो 5 है वो नॉन मॉनेटरी है। चलो एक बार और देख लेते हैं कि क्या क्या रेमेडीज हमारे पास अवेलेबल है। तो फर्स्ट 7 कवर अप करते हैं जो कि मॉनेटरी रेमेडी है। फर्स्ट वन इज कि प्रोडक्ट में जो डिफेक्ट आया है उसे रिमूव कर दे। दूसरा, प्रोडक्ट को रिप्लेस करके दे दे। और तीसरा, रिफंड कर दे। चौथा, कॉम्पनसेशन दे दे। पांचवा, 5% एक अमाउंट कंज्यूमर वेलफेयर फंड में क्रेडिट कर दे। छठा, पनिशमेंट चार्जेस दे दे। और सातवां, जो उसकी जो कॉस्ट लगी है केस वगैरह फाइलिंग करने की वो रिकवर करा दे। अगली जो 5 नॉन मॉनेटरी रेमेडी है वो ये है कि एक तो डिसकंटिन्यू कर दे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को। दूसरा, कोई भी जो अनसेफ प्रोडक्ट है वो ऑफर ही मत कर, या जितना भी तेरे पास स्टॉक है वो सारा विड्रॉ कर ले, या अगर तू वो अनसेफ प्रोडक्ट बना रहा है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दे। और लास्ट है कि जितना भी तूने रायता पहले फैलाया था गलत एडवर्टीजमेंट दे करके कंज्यूमर को मिसलीड किया है, अब तू एक न्यूट्रलाइज एडवर्टीजमेंट दे दे। तो इस प्रकार से हमारी ये 5 रेमेडी हो जाती है, ओवरऑल 12 रेमेडी हो जाती है। नेक्स्ट अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए जैसे कि रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जिन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जिन कंज्यूमर सोसाइटीज़ की हम बात कर रहे थे उनका रोल क्या होता है, वो क्या रोल प्ले करती है, क्या काम करती है। तो पहला, वो एजुकेट करती है जनरल पब्लिक को कि क्या क्या मार्केट में प्रैक्टिसेस ऑपरेट की जा रही है, किस किस कस्टमर के साथ गलत हुआ है, उस केस में क्या डिसीजंस कोर्ट के आए। तो वो सारी चीज़ें क्या कराते हैं, ये जनरल पब्लिक को अवेयर कराते हैं। नेक्स्ट है पब्लिशिंग पीरियोडिकल्स। जैसे ये जो कोर्ट के डिसीजन आए थे तो इन डिसीजंस को कुछ मैगजीन्स में छपवाना या इनके लिए न्यूज़पेपर में छपवाना, तो इस तरह के टाइम टू टाइम पीरियोडिकल्स निकालने के काम भी ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट है कैरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग। अगर कोई भी प्रोडक्ट की टेस्टिंग होनी है किसी भी लैब में तो वो लैब में टेस्ट कराने का काम भी ये ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमर को एनकरेज करते हैं केस फाइल करने के लिए या स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करने के लिए कि अगर कोई चीज़ तुम्हारे साथ गलत हो रही है तो उसके खिलाफ तुम आवाज़ उठाओ। उसके नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस। अगर कोई कंज्यूमर केस नहीं करना चाह रहा है क्योंकि उसके पास कोई लीगल असिस्टेंस ही नहीं है, कहाँ से वो लॉयर लाएगा, वो सोच रहा है कि मैं क्यों इन चक्करों में पड़ूँ, तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं ये उसकी हेल्प करते हैं, उसे लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि उसके लिए लॉयर अरेंज करा देना। नेक्स्ट है फाइलिंग कंप्लेन। अब तो ये बिल्कुल भी कंप्लेन फाइल ही नहीं करना चाह रहा है तो ये एटलीस्ट ये क्या करते हैं कि इनकी अप्रूवल ले लेते हैं कि हाँ भाई तू अप्रूवल दे दे कि तू केस कर, कोई बात नहीं, हम तेरे को लीगल असिस्टेंस तो प्रोवाइड करा ही रहे हैं लेकिन तेरे लिए हम केस भी फाइल कर देंगे, क्योंकि हमने पहले भी एक टॉपिक में देखा था कि कौन फाइल कर सकता है कंप्लेन। तो एक जो रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन होता है, जो कंज्यूमर सोसाइटी होती है, वो भी एक केस फाइल कर सकती है। तो ये इनके बिहाफ पे, कंज्यूमर के बिहाफ पे केस भी फाइल करते हैं। अब कुछ एक टॉपिक्स और है, छोटे छोटे से टॉपिक्स है, इतने ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। यहाँ पे है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज। यहाँ पे केवल नाम है कि कौन कौन से देश के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओज कौन कौन है। जैसे कि कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल CCC, ये दिल्ली का है। नेक्स्ट है कॉमन कॉज CC, ये भी दिल्ली का है। नेक्स्ट है वॉइस यानी कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन दिल्ली। नेक्स्ट है CERC, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल CPC अहमदाबाद। उसके नेक्स्ट है कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि CGSI, ये मुंबई की है, ये मुंबई की ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है मुंबई ग्राहक पंचायत, ये भी मुंबई की है। नेक्स्ट कर्नाटका कंज्यूमर सर्विस सोसाइटी बैंगलोर। और नेक्स्ट है कंज्यूमर एसोसिएशन कोलकाता। इनमें से कोई भी आप, एक और है कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी कर्ट्स,
ये जयपुर की है। इनमें से कोई भी आप 2 या 4 नाम याद रख सकते हो जो एग्ज़ाम में मतलब ऐसे ही पूछेगा कि एक नंबर में कि कोई भी 2 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बता दो, तो इसे आप इजीली देख सकते हो। अब हम इस चैप्टर के लास्ट में आ जाते हैं। टॉपिक तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में एक केस लॉ ऐड हुआ जहाँ पे एक कंप्लेनेंट रायपुर कंज्यूमर फोरम में जाता है और ये एलिगेशन लगाता है बैंक पे कि मैं बैंक के एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश की मैंने, लेकिन ड्यू टू द नेटवर्क इंटरप्शन मैं पैसे नहीं निकाल पाया। उसके लिए उसने अपने प्रूफ भी सबमिट किए, फोटोज और वीडियोज, और फिर उसने एलिगेशन लगाया कि ये बैंक के पार्ट पे डेफिशिएंसी इन सर्विस है। इसके काउंटर आर्गुमेंट में बैंक ने ये बोला कि जिस टाइम पे कस्टमर एटीएम सर्विसेज ले रहा होता है तो उस टाइम पे वो डायरेक्टली बैंक का कस्टमर नहीं है, और वो जो ट्रांजैक्शन फेल हुई है वो इंटरनेट इंटरप्शंस की वजह से हुई है, और ये उनके पार्ट पे डेफिशिएंसी इन सर्विसेज नहीं है। जबकि रायपुर कंज्यूमर फोरम ने यहाँ पे बैंक के पार्ट पे डेफिशिएंसी इन सर्विस माना, और जो डिसीजन दिया गया वो कंज्यूमर के फेवर में दिया गया। तो बच्चों, इसी के साथ साथ ये चैप्टर हमारा रिवाइज हो जाता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम मार्केटिंग मैनेजमेंट को रिवाइज करेंगे। फॉर द टाइम बिंग दिस इज द ओनली थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। स्टे कनेक्टेड, स्टे एक्साइटेड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो या बिजनेस स्टडीज़ में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कॉल करके अपनी क्वेरी सॉल्व करा सकते हैं। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, जय हिंद, बाय बाय।